नमस्कार। आज की कहानी अमृत राय की रसगंध। नहीं, हमारे गांव में जमुना नहीं थी, गंगा नहीं थी, सरयू नहीं थी, गोमती नहीं थी, गोदावरी नहीं थी। हमारे यहाँ तो बस एक छोटा सा पहाड़ी नाला था जो बरसात में भदभदा उठता था और गर्मी में सूख जाता था। ऐसा सूख जाता था कि लड़के उस पर कबड्डी खेलते थे। मगर वही हमारी यमुना थी, वही हमारी गंगा। उसमें हम तैरते थे, हमारी कागज़ की नावें तैरती थी, हमारे सपने तैरते थे। उसके किनारे हम बछड़ों की तरह कुलेले करते थे और सरपत की झाड़ियों में छिपते थे और उसकी तेज धार जहाँ नंगा शरीर पाती थी, एक महीन से लाल खरोच छोड़ जाती थी। मगर उसका किसी को क्या गम था। चांदनी रातों में हम पानी की लहरों में कैद चाँद को पकड़ने की कोशिश करते, मगर वह बड़ी मुश्किल से कभी किसी की अंजलि में आता और फिर चाँद को तो जहाँ जाना होता चला जाता। हम घुटने बराबर बराबर पानी में खड़े होकर सरपत की तलवारों से युद्ध करते और अपनी तलवारें बिल्कुल उसी तरह भांजते जिस तरह मुहर्रम के मौके पर नियामत करबला के मैदान में हसन हुसैन की तलवार भांजता था। इसी तरह शहर से बहुत दूर जंगल की गोद में बसे हुए अपने इस गांव में सरपत में छिपते माँ की लहरों के साथ उठते गिरते बंदरों की तरह इस डाल से उस डाल पर कूदते, आम और इमली पर ढेलों का निशाना साधते, खेतों से उग चुरा कर तोड़ते और इसके मीठे रस के साथ निपुती रसपतिया की गालियों के कसैले रस का मजा लेते। चंदन की तरह ठंडी चांदनी और आग की तरह गर्म चिलचिलाती धूप को अपनी मोहब्बत का बराबर हिस्सा देते। कबड्डी की बदबद बदबद और गुल्ली की सनसनाहट से अमराइयों को गुंजाते हुए हम बचपन से कसर में पहुँचे और हमने बड़े गर्व से अपने चेहरे पर उगते हुए पहले रोए देखे। और फिर कुछ बरस बीते और हमने जवानी की देहली पर पैर रखा और हमारे साथ साथ सती भी बड़ी हुई। सती? सती कौन? तुम नहीं जानते? वह लगभग मेरी ही उम्र की थी। साल 6 महीने का फर्क रहा होगा। लंबी छड़हड़ी सांवली सी लड़की थी, जैसे बांस की नई टहनी। मेरे लिए वह इससे ज़्यादा कुछ मतलब न रखती थी। वह भी यही कही है और गिरने पड़ने पर उसके पास बेखटके मरहम पट्टी के लिए जाया जा सकता है। चोट लेकर घर जाने की मेरी हिम्मत न पड़ती थी। अम्मा बहुत बिगड़ती थी और अक्सर ही मुझको या हमारी टोली में और किसी को चोट लगती रहती थी। इसलिए सती की अहमियत हमारे पास से कम न थी, लेकिन वह बस इतनी ही कि वह हमारी डॉक्टर थी। हल्दी चूरने और पट्टी से वह हमेशा लैस रहती थी। और फिर तो उसने अपने पिता से कहकर टिंचर आयोडीन की एक बोतल भी मंगा ली थी, जिससे हम सबको बहुत डर लगता था, मगर सती के डर के मारे हम लगवा लेते थे। यह कहना गलत होगा कि सती को मुझसे या मुझे सती से प्रेम था। जब मैं कोई चोट लगाकर उनके पास पहुंचता था तो मरहम पट्टी के पहले वह मुझको खूब बुरी बुरी बातें कहती थी, एक दिन तुम्हारी टांग टूट जाएगी, तब पता चलेगा, लठिया टेक कर चलोगे। मेरा क्या, तुम ही भोगोगे। समझाती हूँ कि जरा हाथ पैर बचाकर खेला करो। डॉक्टर लोग आरी से पैर काट देते हैं। मेरे मामा पेड़ पर से गिर पड़े थे, उसका पैर आरी से काटा गया था। जब देखो तब कहीं हाथ टूटा है तो कहीं पैर। चूल्हे में जाए ऐसा खेल। जाओ ना माँ के पास, यहाँ क्यों आते हो? मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। ऐसी ही बुरी बुरी बातें सती कहती थी। ऐसी ही बातें तो अम्मा कहती थी, दीदी कहती थी। यह कैसा प्रेम है? हो नहीं सकता। सती तो ऐसी ही थी जैसे कोई छोटी बहन, पर वह मुझसे छोटी न थी। और जब वह पुरखिनों की तरह मुझको नसीहत देने लग जाती, तब तो उसकी उम्र 150 बरस मालूम होती। उसका बस चलता तो मुझको अपने पल्ले से बांध कर रखती, और उसकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद थी। वो मुझको जितना ही पकड़ कर रखना चाहती, मैं उतना ही ज़्यादा उससे भागता, और मैं जितना ही ज़्यादा उससे भागता, वो उतना ही ज़्यादा मुझे अपने से बांध लेना चाहती। मगर यह तो मैंने बात को समझा।
बहुत बात को। उस वक्त तो बस इतना ही समझ में आता था कि सती बड़ी अच्छी लड़की है, मगर बहुत बुरी लड़की है। लेकिन वह अच्छी थी चाहे बुरी, उसका वही हमसे 3 घर पड़े होना मन को अच्छा लगता था, चाहे कई कई दिन उससे मिलने का संयोग ना हो। मगर यही क्या कम था कि वह पास ही थी और जब जी चाहे मैं उसके पास जा सकता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि चाहे दूर से ही हो, क्योंकि मुझे उसका इस तरह बच्चा बनाकर अपने आंचल में छुपाने की कोशिश करना बुरा लगता था, और इसलिए और भी बुरा लगता था कि उससे अपने दोस्तों के बीच मेरी नाक कटती थी। वो मेरे ऊपर अपनी छाया किए रहती थी। मेरे ऊपर उसकी इतनी ममता क्यों थी, इसको मैं आज तक समझ ही नहीं पाता। लेकिन इतना सच है कि जब एक दिन वह हाथ मेरे ऊपर से उठ गया तो मैं इतना रोया था कि मेरी आंखें सूज गई थी। और उस दिन मैंने जाना था कि सती को मैं अनजाने में ही कितना ज़्यादा चाहने लगा था। और उस दिन मुझे उसके पहले के ऐसे एक दिन की याद आई थी जबकि मैं कई दिन से सती से नहीं मिला था और सती मुझसे नाराज़ थी। और फिर कबड्डी खेलते वक्त मेरे पैर में मोच आ गई थी और मैं सेक बांध के लिए उसके पास पहुंचा था और उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था और रोती जा रही थी और सेक बांध किए जा रही थी। और उस वक्त अपनी चोट से ज़्यादा जो चीज़ मुझे चोट पहुंचा रही थी वह यह कि आज सती ने मुझको डांटा क्यों नहीं, मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं, क्यों ऐसी चुप चुप है। मगर वह सब बातें पुरानी हो गई। जब तक मैं यह समझने काबिल हूँ सती को मैं प्यार करता हूँ या नहीं, सती मुझको प्यार करती या नहीं, उसकी मंगनी हो गई और फिर एक डोली पर सवार होकर वो अपने दूल्हे के साथ चली गई। जाते समय उसने चंपा से कहकर मुझको बुलवाया, मगर मैं तो पीपल के नीचे खड़ा अपने फरकते हुए होठों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। मेरी हिम्मत न थी कि उस समय सती के सामने जा सकता था। इतना बड़ा पहाड़ सा लड़का रो रहा है, सती तो चली जाएगी, बाद में सब मेरी हंसी करेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और मैं उसी तरह गुमसुम खड़ा रहा। मेरे गले में वैसे ही कांटा सा पड़ा रहा। मेरी तबीयत उसी तरह बिलखती रही और सती एक अनजान आदमी के साथ चली गई जिसकी शक्ल न तो मैंने पहले देखी थी और न उसी ने। चोट चपेट में मरहम पट्टी करने से ज़्यादा कोई जगह सती की मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी में न थी। यह बात मैं बार बार कह रहा हूँ और शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मैं समझना चाहता हूँ कि तब फिर क्या वजह थी कि जब वह चली गई तो मुझे इतना सूनापन मालूम हुआ। मैं खुद नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ, मगर बात सच है कि उधर सती गई और इधर मैं एक दूसरा ही आदमी हो गया कि जैसे आंसुओं की उस बरसात ने मेरे भीतर कुछ नए अंकुर उगा दिए हों। पहले जहाँ अकेले होना मेरे नज़दीक मौत का दूसरा नाम था, वहाँ अब मुझे यह अकेलापन भाने लगा और अक्सर मैं अपने दोस्तों से अलग कहीं किसी पेड़ के तने पर या टीले पर बैठा दिखाई देने लगा। वह लोग मुझे खेलने के लिए बुलाते तो मैं अक्सर कोई बहाना बनाकर बच निकलता और अगर कभी पकड़ ही जाता तो खेलता, मगर मन कहीं और ही उड़ता रहता। नहीं, सती के पास नहीं, मगर कहीं और दूर किसी इलाके में। साथियों ने इस पर से मेरा मजाक भी बनाया। खेल में काहे को जी लगेगा, दिल तो कोई अपने आंचल में बांध कर ले गया। अरे भाई, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, जिसको यह बीमारी होती है वही इसका हाल जानता है, हम तुम क्या जाने। किस्नू से तो एक दिन इसी बात पर मेरी हाथापाई तक हो गई। बात भी उसने लगती हुई कही थी, कोई तो यहाँ बिरह में गरम गरम सांसें छोड़ रहा है और कोई अपने दूल्हे के साथ। सती मुझे भुला बैठी है, यह संकेत भी मुझे असह्य था। एक अजीब सुनापन था जिसे भरने के लिए मुझे आदमियों की नहीं और भी सुनेपन की तलाश थी। धीरे धीरे मेरे साथियों ने मुझको बेकार जानकर मेरा साथ छोड़ दिया और यह बात सच है कि अब मैं उनके ताश और चौकर के लिए बेकार था। मुझे अब अगर कहो आराम मिलता था तो वह दूर दूर तक फैले हुए खुले मैदानों में, किसी कुएं की सुनी जगह पर, कहीं किसी पेड़ के नीचे जहाँ आसपास कोई न हो, या हुंगा के किनारे जिसके साथ मेरी न जाने
कितनी स्मृतियाँ जुड़ी हुई थीं। अब मुझे इन्हीं वीरान जगहों में अच्छा मालूम होता और हर चीज़ मुझे अपनी ही उदास रंग में रंगी नजर आती। नदी का किनारा, चांद, रात को उगते हुए आम और इमली और नीम और जामुन के पेड़ छुरी की तरह, पैनी कोयल की सदा, आकाश का नीला विस्तार, चरागाहों का निस्तब्ध शून्य, बसवारी, बैल के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज़, जब तब किसी नन्ही सी लड़की का गौना जो आज घूंघट कारे है और अभी कल तक कछौटा बांधे महुआ बिनती फिरती थी, ताल में पड़ी सनई झनकारती हुई झिल्ली। और मुझे खुद ही पता नहीं कि कब किस रोज मैंने अपने इस सूनेपन को कम करने के लिए पहली बार एक गीत गाया, मगर इतना याद है कि उस गीत से मेरा जी नहीं भरा और मुझे ऐसा लगता रहा कि यह गीत किसी और का है। इसमें मेरे दिल की बात है सही, मगर बुरी बात नहीं है, और वह बुरी बात मेरे सिवा और कौन कह सकता है। और तब मैंने अपना एक गीत बनाया, टूटा फूटा गीत, मगर वह गीत मेरा था, उसमें मेरे दिल की बात थी। और इसी तरह अब जब भी मेरा दिल महसूसता, मैं दर्द को भूलने के लिए या शायद और भी तेज करने के लिए यूं ही टूटे फूटे गीत बनाने लगा। और मगर यह बात आगे की है और उसे आगे कहूँगा। मैं नहीं जानता मेरे गीतों में क्या था क्या नहीं था, यह समझने की ना तो मेरे पास अकल थी और ना शायद ज़रूरत। उनसे मेरा दिल बहलता है, यही मेरे लिए बहुत था। दूसरों की मुझे चिंता न थी, लेकिन हाँ, अगर मेरी टोली का कोई लड़का आ जाता तो उसके सामने गाने में मुझे झिझक न मालूम होती। और ऐसे मौक़ों पर बहुत बार मैंने वही किस्नू जिससे एक बार मेरी मारपीट हुई थी, और बूटी और दिलीप और ललन की आंखों को भीगते हुए देखा। और तभी मैंने यह बात भी देखी थी कि वही लोग जो शुरू में मेरा मजाक उड़ाते थे, अब मुझे फिर वही पहले जैसा प्यार देने लगे थे। और उन्हीं में से एक शायद दिलीप मुझे एक बाबा जी के पास ले गया था, जो हमारे गांव के बाहर एक गुमटी में रहते थे। संन्यास लेने के पहले वह बहुत बड़े गवाह थे और अब तो बस भजन गाते थे। लेकिन 25 वर्ष का अभ्यास जो कंठ में बैठा हुआ था कहाँ जाता। अभी उनके स्वर में ऐसी शक्ति और इतनी मिठास थी कि उनके पास से हटने को जी न चाहता था। लेकिन अब संगीत के अभ्यास में उनकी इतनी रुचि न रह गई थी, इसलिए पहले तो वह मुझे सिखाने को तैयार न हुए। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं फिर उनसे मिला तो वो मुझसे बड़े प्यार से मिले, मुझे अपने पास बैठाया, मुझसे गाने के लिए कहा, और मेरे स्वर में उनको कुछ ऐसी बात मिली कि वह न केवल मुझको सिखाने के लिए राजी हो गए, बल्कि खुद ही जाकर कहीं से एक तंबूरा भी लेते आए। और इस तरह मेरी संगीत शिक्षा प्रारंभ हुई। एक दिन मैं गांव के बाहर एक कुएं की सुनी जगह पर बैठा हुआ गा रहा था। मुझे अपने आसपास किसी चीज़ का पता नहीं था। मेरी तंद्रा टूटी तो मैंने अपने से थोड़ी दूरी पर 3 घुड़सवारों को बैठे पाया। घोड़े उनके बंधे हुए थे और लोग इत्मीनान से बैठे मेरा गाना सुन रहे थे। मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई, पता नहीं मैं कितनी देर से गा रहा था और यह लोग कब आ गए थे, कौन लोग हैं ये, इन्हें कहाँ जाना है, यह सब कुछ भी मुझे न मालूम था। तभी उनमें से एक ने, जो उनका सरदार मालूम होता था, कहा, कितना मीठा गला है तुम्हारा। मैं क्या जवाब देता, मैं तो शर्म से और डर गया। तब उस आदमी ने कहा, तुम कौन हो। मैंने अपना नाम बताया और बताया कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तब उसने पूछा, क्या काम करते हो। इसका मेरे पास कोई जवाब न था, क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता था और इसी बात के लिए घर में मुझको बुरा भला कहा जाता था। सब कहते थे, लड़का बेहेतु निकल गया, कुछ नहीं करता। मैंने कहा, कुछ नहीं कहा करता। इस पर उन सबों की बड़ी हंसी आई। फिर उनमें से एक ने पूछा, काम करोगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी, लेकिन क्या काम, कैसा काम, यह सब कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। मैं बगलूल की तरह उन लोगों का मुंह देखता रहा। तब उस आदमी ने अपनी बात साफ करते हुए कहा, आप चंदनपुर के कुंवर साहब हैं। तुम्हारा गाना कुंवर साहब को बहुत पसंद आया। कुंवर साहब को गाना गाकर सुनाना, यही तुम्हारा काम होगा। गाना गाना भी काम हो सकता है, यह बात ही मुझको बहुत अनोखी मालूम हुई।
मगर अच्छी भी मालूम हुई। मैंने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति जतलाई। यह बात शायद उस आदमी को पसंद नहीं आई। उसने कहा, मुँह से बोलो। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, तो फिर चलो। मैंने कहा, वाह, ऐसे कैसे चल सकता हूँ? पप्पा से तो पूछ लूँ। मेरी यह बात भी उस आदमी को पसंद नहीं आई और उसकी थ्योरी पर मुझे हल्का सा बल दिखाई दिया। मगर उस आदमी ने, जिसका परिचय कुंवर साहब करके कराया गया था, कहा, ठीक तो बात है, बिना अपने पिता से पूछे वह कैसे जा सकता है? इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि पिताजी से आज्ञा लेकर चले आना, और चले गए। कहने की ज़रूरत नहीं कि इस खबर से पप्पा को बड़ी खुशी हुई और हैरानी भी कुछ कम नहीं हुई कि जिस लड़के को उन्होंने बिल्कुल बेकार समझ रखा था, उसको चंदनपुर के कुंवर साहब अपने साथ रहने के लिए बुला रहे हैं। इसके 5वें दिन मैं चंदनपुर पहुंच गया। वहाँ मेरी बड़ा अभगत हुई। पहुँचते ही कुंवर साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा, आ गए? और इधर उधर की बहुत सी बातें की। उसी वक्त उनका खास दर्जी बुलाया गया और मेरे लिए अच्छे अच्छे रेशमी कपड़ों का ऑर्डर दिया गया, जो सब शाम होते सिल कर आ गए। अच्छी तरह नहा धोकर जब मैंने अपने नए कपड़े पहने और आईने में अपनी शक्ल देखी, तो एक बार खुद को ही ना पहचान सका। इसके पहले मैंने जाना ही ना था कि कपड़े से आदमी की शक्ल इतनी ज़्यादा बदल जाती है। देखने में मैं पहले भी बूढ़ा न था। गोरा रंग, लंबा कद, चौड़ा माथा, चौड़ा सीना, मजबूत हाथ पैर, मगर इसके बाद भी जैसे एक राख सी पड़ी हुई थी, जो अब चंद्रपुर पहुंचकर साफ हो गई है। और उस राख के नीचे से मेरा कुंदन की तरह दमकता हुआ रूप निकल आया। और जब मैं कुंवर साहब के पास पहुंचा, तो वह भी मुझको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जिस आदमी को 24 घंटे उनके साथ रहना था, उससे शक्ल सूरत कपड़े लत्ते से भी ठीक होना ही चाहिए, वरना वह कैसे कुंवर साहब के साथ रह सकता है। लेकिन अब इस नए रूप में मुझको देखकर वह काफ़ी संतुष्ट जान पड़ते थे। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी और नौकर मुझको मेरे घर की तरफ ले गया। घर की सजावट देखकर मेरा तो होश ठिकाने नहीं रहा। सभी कमरों में एक से एक अच्छी कुर्सी, पलंग, तकिया, गावतकिया, दरवाजों पर पर्दे, फर्श पर दरी, कालीन। मैंने तो ऐसे घर में रहने का सपना भी जिंदगी में नहीं देखा था। मैं तो इसी चिंता में पड़ गया कि यहाँ पर मैं रह भी पाऊँगा या नहीं। हर समय मुझे यही फिक्र लगी रहेगी कि कहीं कोई फर्श तो नहीं गंदा हो रहा है, किसी पलंग को खरोंच तो नहीं आ गई। कुंवर साहब क्या कहेंगे? मैं तो इसी चिंता में मर जाऊंगा। इससे अच्छा तो यही होता कि मुझको मामूली सा एक कमरा दे देते। मुंह देखकर बिरा देने वाले की बात ठीक है, मैं तो पागल हो जाऊंगा इस घर में। मैं तो यही नहीं समझ पाऊंगा कि कैसे उठूं, कैसे बैठूं, और नौकर सब मेरा तमाशा देखेंगे। कुंवर साहब पता नहीं कहाँ से एक जंगली हूस पकड़ लाए हैं। उसे किसी बात का पता ही नहीं, कभी रहा हो उन सब चीज़ों के बीच में, तब तो उनका हाल जाने। देखना, एक दिन ऐसा मचमचाकर कुर्सी पर बैठेगा कि बेचारी जी भूल जाएगी। बदन तौल कर बैठना आए तब तो। जन्म तो बीता धूल मिट्टी में, अब यहाँ सब राजसी ठाठ। कुंवर साहब को भी एक से एक दिल लगी सुस्ती है। मेरे जी में तो आया कि वहीं से चिल्ला पड़ूं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो भाई, लेकिन मैंने अब कुंवर साहब से कहा था कि यह सब करो। मैं तो आप ही मरा जा रहा हूँ। मगर मैंने जब कुंवर साहब से कहा कि आपने मेरे लिए यह सब क्यों किया, मैं तो गंवार आदमी हूँ, तो उन्होंने इस तरह मेरी तरफ देखा कि उनके बिना मुँह से कोई बोली ही बात साफ हो गई। और मैं समझ गया कि वह सब तैयारी कुंवर साहब ने मेरे ख्याल से नहीं, अपने ख्याल से की थी। इसलिए नहीं कि मैं था, बल्कि इसलिए कि मैं कुंवर साहब का मुसाहिब था। मुझको भी एक ढंग से ही रहना होगा, वरना उसमें कुंवर साहब की हेठी होगी। बात ठीक भी थी, जल्दी मेरी समझ में आ गई और मैंने गाने का ख्याल छोड़कर सबसे पहले इसी चीज़ की ओर ध्यान दिया कि जल्दी मैं इस सब अदब कायदे को, उठने बैठने, चलने फिरने, बात करने के ढंग को इतनी अच्छी तरह जान जाऊं कि फिर कोई मुझे गंवार न कह सके। और भगवान की दया से 6 महीने में मुझको बहुत कुछ आ गया। अब किसी भी हालत में मुझको नक्कू बनने का डर न था। कुंवर साहब भी मुझसे बहुत प्रसन्न थे। शेष अगले अंक में।